नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं लोकप्रिय प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। दरअसल आपको बताएंगे कि एपीएन के इस खास कार्यक्रम में कानूनी विशेषज्ञ और रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे लिमिटेशन एक्ट के बारे में, और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अगर आपका भी कोई सवाल है, जनता जानना चाहती है कोई भी सवाल, तो वो हमसे जुड़ सकती हैं। फ़ोन लाइंस खुल चुकी हैं। नंबर्स आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। नंबर्स हैं 01206127 पर कॉल करिए, या फिर 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नवीन पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही विस्तार से आपको जानकारी आपके सवालों की देंगे। तो लिमिटेशन एक्ट के बारे में आज हम जानेंगे। नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहला सवाल, लिमिटेशन या सीमित समय का कानूनी मतलब क्या होता है? नवीन जी। यह भी जो लिमिटेशन या सीमित समय जो कहते हैं जी। इसका कानूनी मतलब है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई, जैसे कि मुकदमा हो या कोई अपील हो, तो इसके लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया गया है लिमिटेशन एक्ट के तहत। तो जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उस अवधि के भीतर यदि कार्रवाई कर दी जाती है फिर तो ठीक है, लेकिन यदि उस अवधि के भीतर में कार्रवाई नहीं की जाती है तो समय सीमा के बाहर होने की वजह से ये खतरा बना रहता है कि जो भी कार्रवाई आप शुरू कर रहे हैं उसको खारिज किया जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जहां पर यदि समय सीमा के बाहर जाकर के ये मुकदमे या अपील या कोई भी कार्रवाई यदि शुरू किया जाता है, तो यदि हम पर्याप्त कारण दिखा पाए, है ना, तो जो विलंब है उसको माफ किया जा सकता है। वरना आमतौर पर जो निर्दिष्ट समय निर्धारित किया गया है कानून के अंदर, उस समय सीमा के अंदर ही कानूनी कार्रवाई को शुरू करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है। अब इस मामले में व्यक्तिगत चोट से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए अक्सर कुछ वर्षों की अवधि जो है वो निर्दिष्ट की गई है। जैसे कि मान लेते हैं 3 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। अब व्यक्ति यदि इस 3 साल की अवधि के भीतर जाकर के अपने मुकदमे को दायर करता है ना, तो फिर तो वो मुकदमा जो है नॉर्मल तरीके से जो है न्यायालय उसको चलाएगा। लेकिन यदि इस समय सीमा को पार कर लिया गया और उसके बाद में मुकदमा दायर किया जाता है, तो कोर्ट उसको समय सीमा के बाहर होने के आधार पे खारिज कर सकती है, जब तक कि आप ये ना साबित कर पाए कि विलंब के लिए आपके पास पर्याप्त कारण मौजूद रहे। ये होता है सीमित समय का काम। सर, ये बताइए कि सीमित समय की गणना कैसे होती है, और इस अधिनियम के तहत समय की गणना के लिए कौन से दिन शामिल नहीं किए जाते हैं? देखिए, जब भी सीमित समय की गणना करनी होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वाद दायर करने का जो कारण है वो कब उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो भी समय सीमा निर्धारित की जाती है वो वाद का जो कारण होता है उसके उत्पन्न होने के दिन से, या जिस दिन आपको जानकारी होती है। मान लेते हैं अपील का मामला है, तो जिस दिन निचली अदालत ने अपना आदेश जो है, जजमेंट जिस दिन पारित किया है, या तो उस दिन से, या फिर जिस दिन आपकी जानकारी में ये आ जाए, है ना, कि वो आदेश पारित हो चुका है, उस दिन से शुरू होता है। अब जब सीमित समय की गणना करते हैं तो इसमें जो सार्वजनिक अवकाश होते हैं या छुट्टियां होती हैं, है ना, उनको जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है जी। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी अधिनियम के तहत, है ना, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को ही देखें, नोटिस देने के बाद में जब आरोपी जो है नोटिस देने के बावजूद भी पैसों का भुगतान नहीं करता है, तो
नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर मुकदमा दायर करना होता है। अब मान लेते हैं कि 10 मई को नोटिस पीरियड समाप्त हो गया, तो वाद दायर करने का जो कारण है वो 30 मई को उत्पन्न होता है। अब जब हम समय सीमा की गणना करेंगे 30 दिन की अवधि, तो 10 मई के बाद 10 जून तक उस वाद को दायर करने की समय सीमा निर्धारित है। अब यदि 10 जून को सार्वजनिक अवकाश पड़ जाता है तो उस स्थिति में 11 जून को समय सीमा की समापन तिथि मानी जाएगी, अन्यथा 10 जून को ही समय सीमा की समापन तिथि मानी जाती है। और इस तारीख तक यदि मुकदमा दायर नहीं किया जाता है तो फिर आपके मुकदमे को खारिज किए जाने का अधिकार जो है न्यायालय के पास होता है। जी ठीक है सर, ये बताइए कि एक से अधिक वादी या आवेदक होने पर समय सीमा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब एक से अधिक वादी होते हैं तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो समय सीमा होता है ना, सभी को एक ही समय सीमा का पालन करना पड़ता है। हालांकि यदि एक से अधिक वादियों में कोई एक वादी ऐसा है ना, जो किसी विधिक अक्षमता के अधीन है, तो उस व्यक्ति के लिए जो है वो समय सीमा वो लागू नहीं होगा जब तक कि विधिक अक्षमता उसके ऊपर लागू है। विधिक अक्षमता समाप्त होने के बाद से उस व्यक्ति को समय सीमा के कानून का पालन करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो अन्य वादी हैं उनके ऊपर ये उनके लिए जो है ये समय सीमा रुकती नहीं है। उनके लिए जो नॉर्मल समय सीमा निर्धारित की गई है वही लागू होगा और उसी के अंतर्गत उनको कार्रवाई को प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जी ठीक है। सर, समय सीमा की गणना में प्रतिवादी की अनुपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, धारा 15(5) लिमिटेशन एक्ट जो है उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई प्रतिवादी है ना, यदि वह अनुपस्थित है, खासकर यदि वह भारत से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में जिस अवधि के लिए वो व्यक्ति भारत से बाहर है ना, उस अवधि को समय सीमा की गणना में नहीं गिना जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई प्रतिवादी है जो कि फरवरी 2020 में भारत छोड़ के बाहर चला जाता है किसी कारणवश, और मार्च 2024 में, या मान लेते हम जून 2025 में वो वापस आता है, तो ये जो समय है फरवरी 2020 से लेकर के जून 2025 तक का, ये इस अवधि को जो है समय सीमा की गणना के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना जी। और इसके बाद जब वो व्यक्ति वापस आ जाता है उसके बाद तो उसके ऊपर समय सीमा की गणना जो है वो शुरू की जाती है। जी ठीक है। सर, ये बताइए कि न्यायालय की अक्षमता के कारण समय सीमा का क्या होता है, और अगर न्यायालय किसी मामले को सुनने में असक्षम होता है तो समय सीमा का क्या रहता है उस वक्त? देखिए, यदि कोई न्यायालय या तो बंद है या किसी कारणवश मामले की सुनवाई करने में असमर्थ है, तो जो लिमिटेशन एक्ट है उसके अंदर ये प्रावधान है कि मुकदमा हो या अपील हो या आवेदन दायर करने की सीमा अवधि जब अदालत दोबारा से खुल जाती है ना, और मुकदमों को सुनने के लिए सक्षम हो जाती है, तो उसके अगले कार्य दिवस तक, है ना, जिस दिन से वापस से अदालत काम करना शुरू कर देती है या सुनवाई करना शुरू कर देती है, तो उस कार्य दिवस तक बढ़ा दी जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि बीच में जब तक अदालत जो है बंद है या किसी कारण से अक्षम है सुनवाई करने में, उस समय तक जो समय सीमा की गणना है वो रोक दी जाती है, और जैसे ही न्यायालय वापस से खुलता है तो समय सीमा वापस से शुरू हो जाती है। जी ठीक है। सर, ये भी बताइए कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए विस्थापित संपत्ति के मामलों में समय सीमा का क्या रहता है,
और क्या खास उद्देश्यों के लिए विस्थापित संपत्ति के मामलों में समय सीमा की गणना कैसे की जाती है? बिल्कुल, देखिए, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए यदि कोई विस्थापित संपत्ति है, जैसे कि ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित की गई कोई संपत्ति है ना, इस प्रकार की जो भी संपत्तियां होती हैं, ये किसी भी समय सीमा के अधीन नहीं होती। इसलिए ऐसी संपत्तियों को लेकर के समय सीमा की गणना करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि ऐसी जो भी संपत्तियां होती हैं, है ना, इनके बारे में किसी भी व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि संपत्ति या उसकी आय का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है ना, और ट्रस्टी को जवाबदेह ठहराने के लिए भी कानूनी कार्रवाई कर सकने के लिए सक्षम बनाना भी आवश्यक है, चाहे जितना भी समय क्यों न बीत जाए, है ना। इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार यदि प्रावधान को हम देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ट्रस्ट में रखी गई संपत्ति या उसकी आय को वापस पाने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। ये धारा ट्रस्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देती है, चाहे कितना भी समय बीत गया हो जी। और जो ये धारा है, ये हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध या किसी भी धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती में शामिल जो कोई भी संपत्ति होती है उस पर लागू होता है। देखिए, जो दूसरे अनुबंध होते हैं जी, ठीक उसी प्रकार से विदेशी अनुबंधों पर भी समय सीमा का बहुत ही गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि यदि समय सीमा का पालन नहीं किया जाए तो कोई भी न्यायालय हमारे हितों की रक्षा के लिए उस मामले की सुनवाई को नहीं कर सकता है। जहां तक विदेशी अनुबंधों पर समय सीमा की गणना कैसे की जाती है, इसका सवाल है, तो इसमें काफी सारे नियम लागू होते हैं जिनको देखना आवश्यक होता है। जैसे कि क्या अनुबंध के भीतर कोई समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि समय सीमा अनुबंध के अंदर ही निर्धारित की गई है तो उस निर्धारित समय सीमा के अंदर हमें वाद दायर करना होता है। यदि अनुबंध के अंदर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में उस तारीख से जिस तारीख पर किसी पक्ष के द्वारा अंतिम चूक की गई हो अनुबंध के तहत, उस स्थिति से आपका समय सीमा की गणना जो है वो शुरू की जाती है। और इसी प्रकार से यदि वाद दायर करने के लिए अंतिम तारीख से पहले कोई कार्यवाही पहले से शुरू की गई है तो समय सीमा को समाप्त नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी अनुबंध के तहत कोई एक चूक हुआ और उस चूक के आधार पर दूसरे पक्ष ने जाकर के कोई वाद दायर किया या कोई कानूनी कदम उठा लिया है और उसके बाद में कोई दूसरा चूक जो है विपक्ष के द्वारा नए सिरे से कर दिया जाता है, तो ऐसे स्थिति में ये नहीं माना जाएगा कि जो वाद दायर किया जा चुका है उसके वजह से समय सीमा समाप्त हो चुकी है, बल्कि जो अगला चूक होता है उससे एक नए समय सीमा की शुरुआत होती है, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन बदल जाता है। तो अब जहां तक नियम और कानून का सवाल है ना, तो एक तो समय सीमा अधिनियम को देखना पड़ेगा, यानी कि लिमिटेशन एक्ट को देखना पड़ेगा। ये उस स्थिति में होता है जब अनुबंध के अंदर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। साथ ही साथ अनुबंध कानून को भी देखना होता है। यदि अनुबंध कानून में किसी प्रकार की समय सीमा निर्धारित की गई है तो और अनुबंध के अंदर कोई सीमा निर्धारित नहीं है तो अनुबंध कानून में निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी जी। इसके अलावा अनुबंध की प्रकृति क्या है उसको भी देखना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध होते हैं तो उसमें ये निर्धारित किया गया होता है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। तो यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून निर्धारित की गई है तो उसके तहत समय सीमा क्या है, इसको भी देखना आवश्यक होता है जी।
ठीक है। सर ये बताइए कि समय सीमा की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है, और समय सीमा की गणना में कौन से दिन शामिल नहीं की जाती है, तो आपने बताया, लेकिन क्या शामिल नहीं किया जाता सर? ठीक है, समय सीमा की जब हम गणना करते हैं तो जो पहला दिन होता है ना, उसको शून्य दिवस कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आज किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी दूसरे पक्ष ने जो दूसरा पक्ष है उसने कोई चूक कर दी, है ना, और मुझे उस पक्ष के खिलाफ वाद दायर करना है। अब ये चूक आज हुई है, तो क्योंकि आज ये चूक हुआ है, वाद दायर करने का कारण आज उत्पन्न हो रहा है, तो आज की तारीख को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जब हम समय सीमा की गणना करेंगे। जी। जो समय सीमा है इसकी गणना हम कल की तारीख से करेंगे, यानी कि 11 मई। अब मान लेते हैं कि 60 दिनों का समय है वाद दायर करने के लिए। जी। तो अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात होती है, जो कि गलती आमतौर पर ज्यादातर लोग करते हैं। यदि 30 दिन निर्धारित किया गया है या 60 दिन निर्धारित किया गया है, तो लोग इसको 1 महीना या 2 महीने की समय अवधि मान लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि समय सीमा निर्धारित करने के लिए हमेशा दिनों को ही गिना जाना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि महीने में 31 दिन का भी समय होता है ना। तो यदि 31 दिन का महीना है तो उसमें आप 31वें दिन जाएंगे, जबकि आपकी समय सीमा जो है वो 30वें दिन समाप्त हो जाती है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है समय सीमा की गणना में। एक तो शून्य दिवस शामिल नहीं होगा, दूसरा महीने की गिनती नहीं की जाएगी, बल्कि दिनों की गिनती की जाएगी। जो भी निर्धारित समय सीमा है, जितने दिन निर्धारित हैं, उन दिनों को हमें गिनना होगा। यदि 30 दिन है तो 30 दिन के अंदर अंदर, 60 दिन है तो 60 दिन के अंदर अंदर, और यदि 90 दिन की समय सीमा है तो 90 दिनों के अंदर अंदर वाद को स्थापित करना आवश्यक होता है। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी दी और लिमिटेशन एक्ट के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।